और बड़ी खबर में बात चक्रधरपुर की करते हैं, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के भालूलता रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद ट्रेनों का परिचालन घंटों बाधित रहा। यह दुर्घटना जराईकिला और भालूलता स्टेशन के बीच मोहीपानी रेल फाटक के पास की है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों हाथियों की मौत हो गई। ट्रेन की टक्कर से एक हाथी के पैर के अलावा उसे अंदरूनी चोट लगी थी, तो वह दूसरे हाथी के चिथड़े उड़ गए। दोनों हाथी का शव रेल लाइन के किनारे पड़ा हुआ है। वही वन विभाग और रेल प्रशासन हाथी के शव को ट्रैक के पास से हटाकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे हुए हैं। और रंजीत कुमार ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। रंजीत, अभी क्या स्थिति है? क्या ट्रैक से हटा लिया गया है दोनों हाथियों के शव को? बिल्कुल, आपने सही कहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर के भालूलता रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना है, जो कि देर रात घटी है। इसमें एक हाथी और हाथी का एक बच्चा जो है उनकी मौत हो चुकी है। मौत होने के बाद पूरे जो ग्रामीण हैं उनमें काफी आक्रोश देखा गया। ग्रामीण हजारों की संख्या में वहां आ गए और वन विभाग और रेलवे दोनों के ऊपर आरोप लगाने लगे लापरवाही की। फिलहाल तो जब दोनों विभागों को जब इसकी जानकारी हुई तो वे लोग मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद दोनों हाथियों के शव को जो है वो वहां से हटा लिया गया है और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हुए हैं। जी रंजीत, गलती किसकी बताई जा रही है? क्योंकि जो जोन होता है, एलिफेंट जोन होता है, वहां गति सीमा भी निर्धारित रहती है और शायद कुछ प्रावधान भी किए गए हैं वन विभाग की तरफ से। जी, तो ग्रामीण साफ तौर पर लापरवाही वन विभाग को बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो हाथी के आने जाने का रास्ता है तो वहां पर वन विभाग के किसी व्यक्ति को डिप्यूट होना चाहिए था, जो कि उस तरह जब रेल गाड़ियां आए उधर से तो उन्हें हाथियों को रोका जा सके, रेल पटरी पर नहीं जाने दिया जाए। तो ग्रामीण यहाँ साफ तौर पर आक्रोशित है और वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चक्रधरपुर से एक खबर आई जहां ट्रेन की टक्कर से 2 हाथियों की मौत हो गई। एक हाथी और उसका बच्चा जो है उनकी मौत हुई है। रात करीब 1 बजे की घटना है, लेकिन फिलहाल दोनों हाथी को शव को जो है ट्रैक से किनारे कर दिया गया है। अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। और अब बात पाकुड़ की, जो ऊंट तस्करी के लिए सेफ जोन बन गया है। यहां हाल के दिनों में ऊंट तस्करी की 2 बड़ी खेप पकड़ी गई थी। राजस्थान, हरियाणा से यूपी, बिहार होते हुए पाकुड़ के जरिए ऊंटों को बांग्लादेश तक ले जाया जाता है। पुलिस की सख्ती के बाद अब ऊंट तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे पाकुड़ सहयोगी कुंदन कुमार। ऊंट तस्करी के लिए सेफ जोन बन गया है। पाकुड़ जिला के माध्यम से ऊंट को बंगाल ले जाया जाता है और उसके बाद बांग्लादेश ले जाने की योजना रहती है। हरियाणा, राजस्थान से ऊंट को हाईवे से लेकर के सीधे पाकुड़ जिला घुस जाता है और पाकुड़ जिला के बाद बंगाल और बंगाल के बाद बांग्लादेश ले जाने में काफ़ी आसानी होती है। आपको बता दें कि पाकुड़ जिले से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर मेहंदीपुर बॉर्डर है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर माना जाता है। वहाँ पर कई तरह के सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद तस्कर अपने मनसा में सफल हो जाते हैं। पाकुड़ जिला को इसलिए चुना जाता है कि पाकुड़ जिला से जो तमाम बांग्लादेश के बॉर्डर है, कई बॉर्डर है जो कि काफ़ी करीब है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर वन विभाग के सक्रियता से 20 दिनों के अंदर ऊंट तस्करी का 2 बड़ा खेप पकड़ा गया है। पहली बार में 14 ऊंट को पकड़ा गया था और दूसरी बार में 15 ऊंट को पकड़ा गया है। एक ट्रक में 14 और 15 ऊंट को ठूस कर लाया जाता है, जिसके कारण ऊंटों की स्थिति भी काफ़ी गंभीर हो गई थी। पिछले बार 4 ऊंट की डेथ हो गई है, मौत हो गई है। अब जो पदाधिकारी यह सोच रहे हैं कि जो पहली बार पकड़ाया था उसे अदालत के माध्यम से राजस्थान भेजा जाएगा, लेकिन दूसरी बार जो पकड़ाया है 15 ऊंट, उस पर अभी प्रक्रिया चल रही है। ऐसी बात नहीं है कि पाकुड़ जिले में पहली बार ऊंट की तस्करी हो रही है, इसके पहले भी तस्करी होती थी, लेकिन पदाधिकारियों के चंगुल में तस्कर नहीं आते हैं। तो तस्कर का तार कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक जुड़ा हुआ है और लगातार पदाधिकारियों को फोन भी आता है। ऊंट छोड़ने के लिए रिश्वत दिया जा रहा था, 20,000 रिश्वत अनिल कुमार सिंह रेंजर को दिया जा रहा था और उन 6 लोगों को अनिल कुमार सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है और जिस वाहन पे चढ़ के आए थे उसको भी जब्त कर लिया गया है। पाकने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन और वन विभाग के पदाधिकारी पूर्णतः कब तक इस पर रोक लगा पाती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। दुमका में संत उर्सिला नर्सिंग होम में महिला की मौत हो गई। प्रसव के लिए यहां एक महिला को एडमिट कराया गया था।
परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि नवजात सुरक्षित है। महिला की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। मृतक रामगढ़ थाना के सिल्ठा गांव की रहने वाली थी। 4 के लगभग पार हुआ है, 4-5 के लगभग ऐसे समय में तो बोले मैम को, सिस्टर को बोले, सिस्टर मैम को बोले एक बार देखा पेशेंट पूरा बका रही है। हाँ, तो फिर मैडम आई, फिर देखी तो लगभग उस टाइम में बोल रहा है कि ब्लड चाहिए। तो बोले मैम क्या बात है, अब ब्लड चेक नहीं किया। बोला नहीं, हम लोग ब्लड डिलीवरी के बाद ब्लड चेक किए थे, सो 11% ब्लड था, ब्लड कम नहीं था। तो बोले जब ब्लड कम नहीं था फिर ब्लड अभी मांग रहे हैं आप। हाँ, बी नेगेटिव ब्लड, तो अभी कहाँ से लाएंगे। तो फिर भी हम लोग अरेंज किया, आधा घंटा ब्लड अरेंज हो गया। हाँ, तब तक तो मैम सर 15-20 मिनट में तो डेट ही कर गई तुरंत। प्रबंधन से बात की, इन लोगों को कहना है कि हम लोग नॉर्मल ये किए थे, डिलीवरी हुआ था और उसी में 1-2 स्टिच लगा था और बाद में जो है कि थोड़ा तबीयत खराब हुआ और उसके बाद उसके गार्जियन भी थे पेशेंट के साथ, लेकिन सुबह 6 बजे जो है कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अभी हम लोग मामले की जाँच कर रहे हैं और देखते हैं जो भी होगा उसकी स्थिति से अवगत करें। और अब बात झारखंड सरकार के बड़े फैसले की। झारखंड सरकार ने नियोजन नीति पर जारी संकल्प को वापस ले लिया है और इसके तहत जिला स्तरीय पदों पर 10 साल के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने पहले इसे रद्द करने को कहा था, जिसके बाद अब नियोजन नीति से जुड़े संकल्पों को वापस ले लिया गया। इसी के साथ कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि अभी चल रही तमाम नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएंगी और नए सिरे से विज्ञापन निकालकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। त्रुटिपूर्ण, बहुत ही दोषपूर्ण वो नियोजन नीति थी और इसका चहुंओर विरोध भी हो रहा था। हाईकोर्ट ने भी माना था कि ये त्रुटिपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने जनता के बीच ये वादे करके हम आए थे कि उन त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति को हम लोग वापस लेंगे और वही हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। देखिए, बिल्कुल स्वतंत्रता थी राज्य सरकार के पास। उच्च न्यायालय ने कहा था कि गैर अधिसूचित जिलों में जो नियुक्तियां अंतिम स्टेज पर हैं उन पर राज्य सरकार निर्णय ले, और राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया कि उन्होंने नियुक्तियों को रद्द कर दिया। जबकि इन इलेक्शन के पहले इन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में कहा था जो नियुक्तियां अंतिम स्टेज पे उनको वो परमानेंट करेंगे, लेकिन वो फिर से पलट गए और युवाओं के ऊपर बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब वो क्या करेंगे, बहुत की उम्र सीमा खत्म हो गई है। नियोजन के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है और रोजगार, सरकारी नौकरियों में जो रिक्त पड़े स्थान है उसमें जो रोजगार मिले वही राज्य सरकार की प्राथमिकताएं होगी। पिछली सरकार की तरह नहीं कि हम नौकरी चेन्नई में और मुंबई में, अहमदाबाद में या गोवा में देंगे। हम झारखंड वासियों को नौकरी झारखंड में देंगे और सरकार में जो रिक्त पड़े स्थान हैं उसमें हम भर्ती की कवायद पूरा करेंगे। सो झारखंडी हैं तो झारखंडियों को जो है सो लोकल लोगों को नौकरी दीजिएगा, इसलिए हम लोगों ने सरकार का बदलाव किया। लेकिन इस प्रकार से अगर यदि हमारे लोकल लोग अगर यदि नौकरी नहीं करेंगे और फिर बाहर से लोग नौकरी करेंगे तो फिर हमारे लोग तो रेजा कुली बन करके तो दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे। इसलिए ये जो है हमारा लोकल लोगों को तो होना ही चाहिए। हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी 4 साल से अपनी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब कल के निर्णय के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हेमंत सरकार हम लोगों को बताए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर से वो 4 साल हमारा लौटा देंगे क्या? पूर्व में विज्ञप्ति आई थी वो 2011 कट ऑफ डेट अधिकतम था और न्यूनतम 2016 थी। उसको भी सरकार को खत्म करना होगा ताकि इससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड में सरकार बनने से पहले जेएमएम ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, लेकिन 13 महीने बीत जाने के बावजूद जनता को इस वादे के पूरा होने का इंतजार है। इस वादे पर उम्मीद के मुताबिक सियासत भी शुरू हो गई है। क्या हुआ तेरा वादा? वादे हैं, वादों का क्या? इंतहा हो गई इंतजार की। ये दर्द है झारखंड की जनता का। राज्य के लोगों को 13 महीनों से सरकार के उस वादे का इंतजार जो चुनाव से पहले किए गए थे। दरअसल जेएमएम की ओर से सत्ता में आने के बाद 100 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया था। करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ता पिछले 13 महीनों से इस वादे को पूरा करने की बाट जो रहे हैं।
शुरू होगा तब ना सर हम लोग कुछ बताएंगे, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। तो सिर्फ सरकार घोषणा करती है। हाँ कर रही है, तो अब शुरू करेंगे सरकार तब ना। इस पे सरकार को तुरंत और राज्यों की तरह इस पे ध्यान देना चाहिए। एक ओर जनता मुफ्त बिजली की आस में बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत की रोटियां भी सेकी जा रही है। विपक्ष के मुताबिक सरकार के पास अभी तक वादे को पूरा करने को लेकर कोई ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन जेएमएम कह रही है कि देर है अंधेर नहीं। आपने देखा होगा कि वर्तमान सरकार ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम लोगों को मुफ्त में, किसानों को मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार की घोषणाएं की थी सरकार, हर घोषणाओं पे वो विफल साबित हुई है। इसलिए आज के दिन में जनता का भरोसा और विश्वास वर्तमान सरकार से उठ चुका है। ठंडे बस्ते में नहीं है। हमने जो विधानसभा चुनाव के समय में जो राज्य की जनता से जो वादे हमने किए हैं, उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रहे हैं, धरातल पर उतार रहे हैं। आप देखेंगे कि कई एक ऐसी योजनाएं हैं जो हमने घोषणा पत्र में लिखा था और लोगों से वादे भी हमने किए थे। तो उन वादों को जब हम धरातल पे उतार रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर उतार रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत रहें और राज्य की जनता भी ये जानती है कि जो वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, जो वादा हेमंत सोरेन जी ने किया है, गुरु जी ने किया है, वो पूरा होना है। कहते हैं वादे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब होती है। उम्मीद करते हैं सत्ता पक्ष की ओर से वादे को पूरा करने की कोशिश होगी, तो जनता की उम्मीदें अंधेरे में गुम नहीं होगी। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। विदेश में बेहतर पढ़ाई हर छात्र का सपना होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए बुलावा आने पर अगर छात्र इनकार करे तो उसे आप क्या कहेंगे? आखिर झारखंड के छात्र क्यों कर रहे हैं विदेश में पढ़ाई के लिए जाने से इनकार? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये एमबीबीएस के छात्र जिशान उर्फ ओजस हैं, जो साइबेरिया से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। कोविड की वजह से इन्हें आनन फानन में घर लौटना पड़ा और तब से ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब साइबेरिया के मेडिकल कॉलेज से क्लास ज्वाइन करने का मैसेज आया है, जिससे जिशान परेशान है। परेशानी की वजह भी सुन लीजिए। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन चल रहा था, ठीक है, हमारा हो रखा है। और सबसे मेजर इशू है कि कोविड अभी भी फैल रहा है और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना लॉजिकल नहीं लग रहा है। हम लोग को वहाँ पे क्वारंटाइन भी किया जाएगा यहाँ से जाने के बाद 15 डेज तक, तो उसका अलग चार्जेस लगता है। फिर हम लोग अभी जाएंगे तो हम लोग का फर्स्ट डे से लेके अभी तक का हॉस्टल का और मेस का चार्ज जोड़ा जाएगा, जो कि सबके लिए फिजिबल नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा क्लासेस ऑनलाइन टिल सितंबर एटलीस्ट कंटिन्यू किया जाए। यानी कोविड के बीच छात्र विदेश नहीं जाना चाहते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं। मैंने सर एम्बेसी को ईमेल किया है, काफ़ी सारी ईमेल्स करे हैं, अपने डीन को मैंने मैसेज किया है सर, इवन मैंने सर सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेज किया है, इवन पीएम तक सर, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे, ट्विटर पे टैग करा है हमने। जिशान की मां भी सितंबर तक छूट चाहती हैं। मेरी केंद्र सरकार से यही गुहार है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए अगस्त लास्ट या सितंबर तक स्टूडेंट को रसिया मेडिकल कॉलेज जैसे तुअर स्टेट, आपका हो गया अल्ताई स्टेट, ये सब मेडिकल कॉलेज में भेजने की मतलब मांग की जाए। कोविड का खतरा धीरे धीरे भले कम हुआ है, लेकिन टला नहीं है। लिहाजा छात्र चाहते हैं कि सितंबर तक का उन्हें वक्त मिले। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड सरकार ने सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को पुरस्कार देने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इस फैसले पर लोगों से बातचीत के हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश कैबिनेट में पारित किया गया है, प्रस्ताव पारित किया गया है, जिससे अब जो लोग सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाएंगे, अगर उनके द्वारा
अच्छे काम किए जाते हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, बल्कि उन्हें सम्मान दिया जाएगा। हालांकि आपको बताते चले कि ये जो पूरा प्रोविज़न है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही लागू कर दिया गया था कानून, लेकिन अब राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट में इसे प्रस्ताव को पारित किया गया है। तो इससे लोगों की क्या राय है, इसे लेकर हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले लोग डरा सा महसूस करते थे, डरा सहमा रहते थे कि अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता था, उसको किसी तरह लोग हेल्प करना चाहता था, चाह कर भी लोग हेल्प नहीं कर पाते थे, इसलिए कि लोग का डर में बना रहता था कि अगर हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग कुछ करते हैं तो हम ही फंस जाएंगे, कि इस तरीक़ा से कि कहीं हम ही लोग को माने प्रशासन लपेट न दे कि इसमें आपका हाथ हो। तो सरकार की एक तो ये अच्छी पहल है परिवहन विभाग के द्वारा। यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इसमें आगे लोग बढ़ चढ़ के काम करें। पहले लोग डरते थे कि हम किसी अगर कोई घायल आदमी है उसको अस्पताल ले जाते हैं, पुलिस परेशान करती थी, तंग करती थी, लेकिन अब तो लोग डरेंगे नहीं, लोगों की जान बच सकता है। पहले था कि कोई मतलब ध्यान देता नहीं था, अब मान लीजिए हो सके लोभी से कोई ध्यान दे तो ये तो बढ़िया है। इसे तो इंसानियत बातें करना ही चाहिए। इंसान को नहीं देखेगा तो क्या जिंदगी क्या चीज़ है ना। इसीलिए किसी को भी कोई भी संकट हो जाए, पुरस्कृत नहीं मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है पुरस्कृत का, तो भी उसको मदद करना जरूरी है। तो राजधानी रांची के लोग सरकार के इस कदम को पूरी तरह से सराह रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। चतरा के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण पासवान के रिटायरमेंट के बाद प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा का पदभार विवादों में घिर गया है। उन पर बगैर चार्ज लिए सिविल सर्जन की कुर्सी पर बैठने और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि प्रभारी सिविल सर्जन ने नियमों का हवाला देते हुए चार्ज लेने की बात कही और साथ ही वित्तीय अधिकार नहीं मिलने और दैनिक कार्यों का ही निपटारा करने की बात कही। इधर डीसी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और स्वास्थ्य विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। जिले में सबसे वरीय चिकित्सा पदाधिकारी या पदाधिकारी रहेंगे वो प्रभार ग्रहण करेंगे। यदि डेलिबरेटली कोई आदमी प्रभार नहीं देता है तो वो चार्ज एज्यूम करेंगे, उस आदेश की प्रत्याशा में कि हमारे प्रधान सचिव महोदय उसकी स्वीकृति देंगे। समझे, अभी हमारे पास में कोई वित्तीय अधिकार नहीं मिला है, मैं सिर्फ दैनिक कार्यों का निपटारा कर रहा हूं, समझे। इसलिए जो कार्य जैसे है, क्योंकि चेयर खाली नहीं रहता है। ये जो प्रभार ग्रहण की बात है, ये भी मामला हमारे संज्ञान में आया है। इसमें हमने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को लिखा है और डिपार्टमेंट को भी कहा है कि यहाँ पर अभी सिविल सर्जन की कोई नियुक्ति नहीं हुई है रिटायरमेंट के पश्चात, तो उनसे आग्रह भी किया है कि यहाँ पर फुल टाइम सिविल सर्जन की नियुक्ति करें। और जो चार्ज ग्रहण का भी कार्य किया गया है उसमें हमने डिपार्टमेंट से मार्गदर्शन मांगा है कि चतरा के टंडवा में 2 दिन पहले हुए गोलीबारी मामले के खुलासे में पुलिस जुटी हुई है। चतरा जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह और एक दूसरे मजदूर पर हमले के बाद पुलिस ने घायल का बयान दर्ज किया। परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान मिले सबूतों के आधार पर पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। एसपी ने कहा कि इस मामले में कोयलांचल के मामले के साथ ही नक्सली वारदात के पहलू पर भी जांच की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हमलावरों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उपचार चल रहा है। दोनों को जो गोली लगी थी, दोनों का उपचार चल रहा है रांची में अस्पताल में और दोनों की तबीयत ठीक है। आज उनका बयान दर्ज कराया गया है। इसमें जो भी पॉसिबल एंगल्स हैं उनके द्वारा जिस लोगों के बारे में संदेह प्रकट किया गया है उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो भी एंगल पॉसिबल है उसमें चाहे कोयला संबंधित हो या उग्रवाद ग्रुप संबंधित हो, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया है जिन पे उनके द्वारा संदेह है। लातेहार में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी सोनू उर्फ मृत्युंजय सिंह को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। टेरर फंडिंग के मामले में 30 जनवरी को दूसरी बार सोनू सिंह के घर पर एनआईए की छापेमारी हुई थी। उस पर माओवादी रविंद्र गंजू को पैसा मुहैया कराने का आरोप है। अधिक जानकारी दे रहे लातेहार से हमारे सहयोगी विकास तिवारी। एनआईए की टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम के द्वारा लातेहार के संवेदक मृत्युंजय उर्फ सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की टीम ने मृत्युंजय सिंह पर लातेहार जिले के 4 पुलिस की शहादत का मुख्य आरोपी बताया है। वहीं लातेहार जिले के टेरर कहे जाने वाले माओवादी का सब जोनल कमांडर रविंद्र गंजू से अच्छे साठगांठ तथा उनको टेरर फंडिंग मुहैया कराने का भी आरोप सोनू सिंह पर लगाया गया है। बताते चले कि
विगत 3 महीने में 2 बार सोनू सिंह के आवास पर एनआईए की छापा पड़ी थी और उसके बाद एनआईए की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए मृत्युंजय उर्फ सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास।